हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल किडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपका साइंस का 20 अगस्त 2023 को ये पेपर हुआ था। सीटेट पेपर 2 है ये, जिसमें साइंस के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप साइंस वाले जानते हैं कि 60 क्वेश्चंस मैथ एंड साइंस के आते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ के होते हैं और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो साइंस के होते हैं। तो जो साइंस वाला पार्ट है आज हम लोग उसको देखेंगे और उसमें भी आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 10-10 क्वेश्चंस देखें, क्योंकि अभी आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं किए होंगे और उसमें भी टाइम जा रहा है। तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही हम एनसीईआरटी कंप्लीट होगी हम 30-30 का सेट चलाने लगेंगे। लेकिन अभी हम लोग 10-10 क्वेश्चंस डेली देखेंगे तो हमारी तैयारी जो है एक तरीके से बहुत अच्छे वे में चलेगी। बहुत जल्दी जो भागते हैं उनका कुछ भी तैयार नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी एनसीईआरटी भी कंप्लीट करना है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर को भी बिल्कुल पर डे देखना है। तो इस तरीके से जब तैयारी करेंगे आपका पेपर कंफर्म निकल जाएगा। लेकिन हर चीज़ के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। और चलिए आज ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और इन 10 क्वेश्चंस को जो पूछा गया था उनको देखते हैं कि किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका डाइजेशन वाले चैप्टर से ही है। तो देखिए, डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, पहले ही पता चल रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके फ्रेंड सीटेट की परीक्षा की तैयारी करें उनको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। इसका तर्क दिया गया है कि पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? मतलब अभिकथन के अनुसार तर्क जो दिया गया है वो सही है या नहीं सही है। तो इसकी जानकारी आपको तभी होगी जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कथन और कारण जो है वो दोनों ही सही हैं। और जो कारण है पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो तर्क है वो अभिकथन के लिए सही व्याख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि कथन और कारण तर्क दोनों सही हैं तथा जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो 61 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पेपर में दोनों ही लैंग्वेज में दिया रहता है, तो लैंग्वेज के लिए किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि हमें हिंदी नहीं समझ में आता है या हमें इंग्लिश नहीं समझ में आता है। तो आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आता हो, मान लीजिए हमें नाइट्रोजन यौगिकीकरण यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत हिंदी वालों को भी बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं समझ में आती, कभी कभी ज़्यादा ही हिंदी दिया होता है ना, तो वहाँ हमें समझ में आना थोड़ा बंद हो जाता है। तो क्योंकि आजकल मिक्स लैंग्वेज चल रही है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिलेगा पेपर में, आप वहाँ से आराम से कर लेंगे। नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का क्या शब्द का क्या अर्थ होता है, यही पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। थर्ड ऑप्शन है कि मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना, यानी वापस छोड़ देना। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या अर्थ होता है? नाइट्रोजन साइकिल भी आपने अगर पढ़ी होगी तो वहाँ से भी आप आराम से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर 4 है, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप से हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो ये है आपका राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। स्प्रिंग की बात की गई है और बोला गया है कि सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किस स्थिति में होती है। तो स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित दबाया जाता है और वो भूमि पर पड़ा जाता है। स्प्रिंग को न्यूनतम पर तक संपीड़ित किया जाता है यानी कंप्रेस्ड किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा है। स्प्रिंग को अधिकतम खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। स्थितिज ऊर्जा की बात की गई है, पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म की का कौन सा ग्रुप है, जिसे पहला ग्रुप दिया गया है छिपकली, तोता, डाल्फिन, सेकंड है कबूतर, मानव, छिपकली, थर्ड है सर्प, मेढक, कॉकरोच और फोर्थ है व्हेल, मेढक और केचुआ। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन होते हैं, उनके ग्रुप कौन कौन से हैं, वो अगर आप पहचान जाएंगे तो आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए सर्प, मेढक और कॉकरोच जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। तो सॉरी सर्प, मेढक, स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच इज द राइट आंसर। यानी उस ग्रुप सेट की पहचान करनी है हमको जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो सर्प, मेढक और कॉकरोच जो हैं ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये होता है ना, तो यहाँ पे कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में अगर रिप्रोडक्शन वाली एक पूरा पैराग्राफ है, अगर रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर डब्लू बनाते हैं। तो ये जाइगोट बनता है। देखिए पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु मिलकर जाइगोट बनाते हैं यानी युग्मनज बनाते हैं, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। ये कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को क्या कहते हैं भाई? तो इस विकसित होती संरचना को भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, जो कि गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। तो इन सब ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है वो राइट हो जाएगा। तो 66 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है। जो संभव नहीं है उसकी पहचान करनी है और लेड सल्फेट प्लस आयरन, एल्युमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट, इनमें से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो संभव नहीं है वाली जो अभिक्रिया है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हाईली कौन से किससे हो सकता है किससे नहीं हो सकता है वो उसमें दिया गया है, पूरी एक लिस्ट दी गई है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से सारी चीज़ें दी हुई हैं तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, अभी भी नहीं पढ़ा है तो सारी चीज़ों को क्लियर करिए। छोटे छोटे चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, उनको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफ सीधी रेखा ऋजु रेखाएं हैं। विराम अवस्था में
पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, या विराम अवस्था में पिंड और वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो एक से सही ज़्यादा विकल्प यहाँ पे सही है, तो कौन सा विकल्प हमको चयन करना है जिससे हमारे आंसर सही हो जाए। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करिएगा, और यहाँ पे जो हमारा ए, बी और डी है वो ऑप्शन हमारा सही है, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। और 69 और 70 तक यानी 10 क्वेश्चंस हमको देखना था, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोगों के जैसे रिस्पॉन्स आएंगे उसके हिसाब से आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। 4 द्रवों ए, बी, सी और डी के घनत्व तो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, द्रव दिया गया है, और जैसे ए का घनत्व 785, 820, 924, इस तरीके से सभी ए, बी, सी, डी के घनत्व दिए गए हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बिंब जो द्रव ए में तैरता है वह द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। थर्ड ऑप्शन है, एक बिंब जो द्रव में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव बी में भी तैरेगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न, 10 क्वेश्चन करने थे, हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। और यह 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन है कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है। तर्क क्या कहता है? विद्युत धारा वह राशि है जिसके परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो अगर सदिश राशि किसे कहते हैं ये अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें अभिकथन गलत है परंतु जो कारण दिया गया है वो सही है। सदिश राशि वह राशि होती है जिसके पास परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। और विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ये अभिकथन क्या है? गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस आगे के इसके देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।